तो आज हम लोग सीजीपीएससी प्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हो तो आपको पता होगा, इसका लिंक मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था और काफ़ी लोगों ने टेस्ट भी दिया। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर दे सकते हैं। तो इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, सभी को हम हल करेंगे, एक एक करके सभी को देखेंगे। सभी प्रश्नों को मैंने लगभग इस प्रकार से सेट किया है कि सीजीपीएससी प्री में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही आपको लगेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल मार्ग परिवहन सेवा किस नदी में संचालित होती है? तो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ का जो रिवर सिस्टम है उसको अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो जल मार्ग परिवहन सेवा या फिर वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो कौन सी नदी में है। तो हमारे पास ऑप्शन है महानदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और सोन नदी। तो सबरी नदी में वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए इसके बाद है दूसरा प्रश्न है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोल रहा है। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है मनियारी नदी, तांदुला नदी और आमनेर नदी, जबकि नारंगी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा नारंगी नदी। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि लोकसभा की बैठक को स्थगन, विघटन और सत्रावसान तीनों के माध्यम से हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक, समाप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि विघटन हमको पता है, जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता, मतलब उसका स्थगन और सत्रावसान के माध्यम से उसका जो बैठक है उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन विघटन के माध्यम से हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए स्थगन क्या है, सत्रावसान क्या है और विघटन क्या है। स्थगन संसद के बैठक को निलंबित कर देना। ठीक है, मतलब जो बैठक होता है उसको निलंबित कर दिया जाता है, जबकि सत्रावसान सत्र को ही ख़त्म कर देना। ठीक है, जैसे कि कोई एक सत्र है, जैसे मानसून सत्र चल रहा है उसको ख़त्म कर देना, वो सत्रावसान कहलाता है। जबकि स्थगन कोई एक बैठक को वहाँ पे रोक देना, मतलब स्थगित कर देना। और विघटन जो लोकसभा है, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, हमको ये पता है। तो जो सदन को ही समाप्त कर देना विघटन कहलाता है। ठीक है, सदन को ही समाप्त कर देना सीधा वो विघटन कहलाता है, मतलब लोकसभा को ही समाप्त कर देना विघटन। ठीक है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो चलिए इसके बाद देखेंगे 19-20। ठीक है, 2019-20 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में पशुधन का योगदान कितना है? तो 5%, 2%, 1.63% और 2.63%। इसका सही आंसर है 1.63%। 2019-20 में जीएसडीपी में पशुधन का योगदान, जबकि इसी प्रकार से फसल का योगदान है 10.19%। वन उद्योग का योगदान है 2.91% और मछली उद्योग का योगदान है 2.07%। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर टोटल कृषि का योगदान अगर हम देखें तो वो होगा 16.81%। ठीक है, मतलब कुल कृषि का योगदान जीएसडीपी में है 16.81%। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई स्रोत में नहरों का योगदान कितना है? 40, 42, 52 या फिर 50%। तो इसका सही आंसर है 52%। और इसी प्रकार से अगर नलकूप का योगदान देखें तो वो है 29%, जो कि ये जो 29% है मतलब नलकूप का योगदान, ये पिछले वर्ष सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए इसके बाद है, नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? 2009, 2008, 2007, 2010। इसका सही आंसर है 2009। तो इस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? राजस्थान, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हम यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जबकि सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला, मतलब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब आपको दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को ध्यान रखना है। चलिए, कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो डैम का अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1906 में संमित्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संमित्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो चार ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधव राव सप्रे। इसका सही आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो इस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। रायपुर में वानर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, वानर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया रायपुर में? तो इसका सही आंसर है यति यतनलाल। ठीक है, ये आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तंबूरा, वीणा, सारंगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सारंगी। ठीक है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी है। चलिए, अगला प्रश्न है परब नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो परब नृत्य देखो ध्रुवा, बैगा, उरांव और कंवर, चार जनजाति दिया गया है। इसका सही आंसर है ध्रुवा। ठीक है, तो इस प्रकार से जनजाति से 4 से 5 क्वेश्चन आता ही है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जनजाति का एक वीडियो मैं और अलग से लाऊंगा जो कि थोड़ा स्पेशल रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, अंगोदेव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? मुड़िया, उरांव, बैगा, बिंजवार। तो इसका सही आंसर है मुड़िया। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है जाजल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब ये क्या पूछा गया है? जनसंख्या घनत्व छत्तीसगढ़ में। चलिए, अगला प्रश्न है कर्नाटक का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपको अंग्रेज व फ्रांसीसी का दिया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत देखो ऑप्शन में दिया गया है नास्तिकता, अद्वैतवाद, बहुदेववाद, अकदेववाद। ठीक है, इसका सही आंसर है अकदेववाद। ठीक, ब्रह्म समाज का सिद्धांत अकदेववाद पर आधारित है। चलिए, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ठीक है, विनोबा भावे, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। ये प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। ठीक है, मतलब कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे चुने गए थे। अच्छा, अब आपको द्वितीय जो सत्याग्रही हैं वो कौन चुने गए थे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, तो कमेंट करके आप बताइए। चलिए, नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला थोथा साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस का इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। जो इंपॉर्टेंट रहता है वही लगभग पूछने की ज़्यादा संभावना होती है उसकी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, कांच के संबंध में गलत कथन है। ठीक है, हमको गलत कथन का चयन करना है। तो देखो, पहला है यह एक अतिशीतित द्रव है। हाँ, ठीक है, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है, तो ये सही है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक, आपको बताना है इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है या नहीं। तीसरा है निश्चित गलनांक नहीं होता। ठीक, ये भी सही है, कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। ठीक है, इसका देखो दूसरा आंसर इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। बहुत लोगों को लगेगा कि यही मतलब इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, लोगों को ये लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। ठीक है, हालांकि कांच क्रिस्टल जैसा दिखेगा, बट उसकी संरचना जो है क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। अगर आपको कांच की क्रिस्टलीय मतलब जो संरचना है उसको देखना है तो आप गूगल करिए, गूगल में आपको कांच की जो संरचना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये गलत कथन है। ठीक है, चलिए, 21वां प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ठीक, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, के को आप ले कर लीजिएगा। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी, पल्मोनरी धमनी, सिरा, उपरोक्त सभी। तो देखो, धमनी क्या करता है? धमनी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है, जबकि सिरा शरीर से हृदय की ओर रक्त लाने का काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिरा। भोर का तारा किसे कहते हैं? ठीक, भोर का तारा किसे कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 9th 10th के बुक में आपको ये मिल जाएगा। इसका आंसर है शुक्र।
रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल, मैकल, सह्याद्री या सतपुड़ा? इसका सही आंसर है सतपुड़ा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार से जीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं? चिल्फी घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी, लोरो घाटी? ठीक है, इसका सही आंसर होगा लोरो घाटी। ठीक है, लोरो घाटी को छत्तीसगढ़ के फूलों की घाटी कहते हैं, जो कि जसपुर में है। ठीक है, लोरो घाटी जसपुर में है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। विधायक विश्राम गृह का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है संगवारी, संवेदना, करुणा और रेणुका। इसका सही आंसर है संगवारी। ठीक, तो इस प्रकार से जो नाम है, जैसे कि महानदी भवन, ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे जो नाम है उसको आपको ध्यान में रखना है। और छत्तीसगढ़ का जो जीएस का बुक होता है उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। चलो, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है कोसली, अवधी, हल्बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कोसली। ठीक, इस प्रकार से मतलब भाषा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो हिंदी से हो या छत्तीसगढ़ी से हो। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सागौन वन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 9.42%, 15.3%, 40.56% और 43.5%। तो इसका सही आंसर है 9.42%। अब देखो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो 40.56% दिया हुआ है वो साल वन है। ठीक है, मतलब कि देखो साल वन 40.56% पाया जाता है, 9.42% सागौन वन पाया जाता है, जबकि 43.5% मिश्रित वन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये 3 डाटा आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि 17%। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH63, NH43, NH163A, NH130A? इसका सही आंसर है NH163A। ठीक है, ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगर आप लोग नेशनल हाईवे का वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और चाहे तो चैनल में भी जाके देख सकते हैं, स्पेशल वीडियो है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे का छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला प्रश्न है, नंदीराज पर्वत की ऊंचाई कितनी है? नंदीराज पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें इसका आंसर है 1210 मीटर। ठीक है, जबकि आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1225 मीटर है। आपको इसके बारे में लगभग सभी लोगों को पता होगा, गौरलाटा की ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि 1210 मीटर जो है नंदीराज पर्वत की ऊंचाई है। और यहाँ पे 1076 मीटर ये भी दिया गया है। देखो यहाँ पे 1252 मीटर जो दिया गया है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, 1225 को जस्ट पलट करके 1252 बना दिया गया है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? 1210 मीटर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1983, 1987, 1964, 1956। इसका सही आंसर है 1983। अब देखो 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1964 में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इन चारों डाटा को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। चलिए, इसके बाद शरावती डैम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम। इसका सही आंसर है कर्नाटक। देखो डैम से रिलेटेड मैंने बताया है, एक वीडियो बना हुआ है, जाकर देख सकते हो चैनल में। इसके बाद है शेषचलाम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शेषचलाम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका भी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, तो जा करके आप देख सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, केरल और उड़ीसा। तो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गोवा। चलिए, देखो ये जो राष्ट्रीय उद्यान के जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। इसका सही आंसर है सिक्किम। चलिए,
इसके बाद किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, मतलब कि एसटी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो देखो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। देखो ये अनुसूचित जनजाति की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति मतलब एससी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहाँ है। ठीक है, मतलब उनकी संख्या वहाँ ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में एसटी है। ठीक, चलिए दोनों को आपको याद रखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। आप जब फसलों के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और शायद इसका भी वीडियो शायद आपको चैनल में मिल जाएगा। अगर इसका वीडियो नहीं होगा तो मैं इसका वीडियो बना करके डाल दूंगा कि कौन से राज्य में कौन कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है। चलिए इसके बाद है सिल्वर मतलब चांदी का उत्खनन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिल्वर खनिज उत्खनन राजस्थान में होता है। चलिए इसके बाद है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जंगल एवं वृक्षों से घिरा होना चाहिए। 23%, 33%, 43% और 53%। इसका सही आंसर है 33%। ठीक है, 33% जो क्षेत्रफल है वो जंगल एवं वृक्षों से घिरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जीआई टैग प्राप्त तेलिया रुमाल किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और इसका सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है, जीआई टैग का एक वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य में इसको जीआई टैग दिया गया है, वो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसके बाद संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में है पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह और नारायण दास। इसका सही आंसर है नारायण दास। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य ये नहीं थे। ठीक, कौन, नारायण दास। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस 1947 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से झंडा फहराया। बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, दुर्ग। इसका सही आंसर है नागपुर। अच्छा, अब नागपुर के कौन से स्थान पे, ठीक है, नागपुर के कौन से स्थान से उन्होंने झंडा फहराया उसको आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ठीक, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ऑप्शन है दलगंज सिंह, हिडमा मांझी, नागुल दोरला और ध्रुवराव। इसका सही आंसर है नागुल दोरला। ठीक है, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखो इस प्रकार से जो नेतृत्व करता है कोई भी, मतलब जो जनजाति विद्रोह है या फिर किसानों का विद्रोह है, इसके जो नेतृत्व करता है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ के अग्रणी जिला। ऑप्शन में है कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बस्तर। इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। ठीक है, टीन उत्पादन में सबसे जो अग्रणी जिला है वो है दंतेवाड़ा। ठीक है, अगर आप जब खनिज पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मैं खनिज का एक वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही वीडियो आने वाला है। चलिए 45वां क्वेश्चन है मलाजकुंडम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोरबा। इसका सही आंसर है कांकेर। अगर आप इसका मतलब जो भी जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, इसको आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ का मैप बना करके कौन कौन से जलप्रपात कहाँ कहाँ पे है इसको आपको थोड़ा हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा, आपको जल्दी से जल्दी याद होगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया था। कमलराज, जज्जलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय। इसका सही आंसर है जज्जलदेव प्रथम। ठीक है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन है। भोजली त्यौहार कब मनाया जाता है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो मतलब जो माह वाला जो क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, हिंदी में वो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष, भादो कृष्ण पक्ष, अगहन कृष्ण पक्ष और पौष कृष्ण पक्ष। इसका सही आंसर है भादो कृष्ण पक्ष। चलिए अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। देखो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से ही आ जा रहा है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है प्रज्ञान, सर्वेश, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सही आंसर है सिद्धार्थ। चलिए
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। ध्यान देना है, किसे सम्मिलित नहीं करता बोल रहे, ठीक है। मतलब हिंदू शब्द किसके लिए हम मतलब हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं होते, बौद्धों को, पारसियों को, सिखों को, जैनों को। तो इसमें सही आंसर है पारसियों को, ठीक है। पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं करते, जबकि बौद्ध, सिख और जैन तीनों को हम हिंदू शब्द में सम्मिलित करते हैं, ठीक। मतलब हिंदू शब्द इन तीनों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए लास्ट प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किससे संबंधित है। ऑप्शन में है मनोविज्ञान, पर्यावरण, खेल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पर्यावरण। अब देखिए, ये पर्यावरण का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे ये पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक और ये जो पर्यावरण है उसको रिलेट करके पूछ दिया, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हम इसको सबमिट करके देखते हैं कि कितना आंसर सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो ये सैम्पल टेस्ट सीरीज़ ये छोटा सा मैंने बनाया हुआ था, और ये अगर आप लोग डायरेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के टेस्ट दिलाएं, फ्री है, आपको कोई भी इसके लिए पैसा ऐसा देना नहीं पड़ेगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।